नमस्कार, मैं हूं मोहित राज दुबे। इस वक्त मैं पटना के भीतर हूं। पटना में विधानसभा चुनाव की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले सियासी पारा पटना से लेकर दिल्ली तक गर्म है। कहा जा रहा है कि इस बार के जो बिहार के नतीजे आएंगे उसका रोल दिल्ली के भीतर बड़ा होने वाला है, या ये कहें कि बिहार का बाजीगर की ठसक दिल्ली के भीतर होने वाली है। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं बिहार में विधानसभा के भीतर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, जो मौजूदा वक्त में प्रतिपक्ष के नेता तो है ही हैं, लेकिन डिप्टी सीएम भी बिहार के भीतर रह चुके हैं। स्वागत है आपका तेजस्वी जी। शुक्रिया आपका। पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगा, क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूं कि दिल्ली से लेकर पटना के भीतर या कि बिहार के समूचे बिहार में आप घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर। विजन क्या है इस बार आपका? देखिए, विजन ये है कि नीति आयोग का रिपोर्ट अगर आप देखें तो 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। राज्य और केंद्र में एनडीए की सरकार है और नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे गरीब राज्य, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा पलायन, शिक्षा चिकित्सा सबसे निचले पायदान पर, कोई कारखाना नहीं, कोई उद्योग नहीं, कोई धंधा नहीं। तो आप देखिएगा, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है बिहार में। भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि कल ही सीएजी का रिपोर्ट आया, 77,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हिसाब बिहार सरकार अब तक नहीं दे पाई है। तो हमारा जो विज़न है एज अ बिहारी, हम नए सोच के हैं, नया बिहार हमको बनाना है। हम लोग चाहते हैं कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो। आप देखिएगा, बिहार सरकार जो है, मेरे हटने के बाद कोई अगर काम किया हो तो बता दीजिए। ये सरकार नकलची हो गई है। हमने ऐलान किया नौकरी के बारे में तो ये नौकरी के बारे में बोल रहे हैं। हमने बोला युवा आयोग बनाएंगे तो ये बोलते हैं हम युवा आयोग बनाएंगे। हमने बोला पेंशन 400 से 1500 करेंगे तो ये बोलते हैं हम 400 से 1100 रुपये करेंगे। हमने कहा कि मान योजना लाएंगे, 2500 रुपये खाते में हर महिला को देंगे, तो अब ये भी लाने वाले हैं जल्दी। हमने कहा 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, तो ये कहते हैं 125 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। यानी इनके पास जो मौजूदा सरकार है, इनके पास कोई विजन नहीं है। एक हफ्ते में 100 से भी ज़्यादा हत्याएं बिहार में हो चुकी हैं। कई बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहा है, अस्पताल में जगह नहीं मिलती, मृत्यु हो जाता है 11-11 साल की बच्चियों के साथ। अभी जो इसमें होम गार्ड वाले में जो भर्ती हो रहा था, उसमें दौड़ था, तो उसमें एक बच्ची बेहोश हो गई। प्रशासन ने एम्बुलेंस दिया और उस एम्बुलेंस में उस बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ। मेरे घर के बाहर गोलियां चल रही हैं। उद्योग व्यावसायिकों को जो है गोली मार दी जा रही है दुकान में घुस करके, शिक्षकों को मार दी जा रही है, लॉयर को मार दी जा रही है, नेताओं को गोली मार दी जा रही है, कोई अस्पताल में घुस के गोली मार दी जा रही है, शिक्षा के मंदिर में घुस करके गोली मार दी जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं। तेजस्वी जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है, कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा बिहार के भीतर मौजूदा वक्त में है। लेकिन जब भी चुनाव आता है, चाहे लोकसभा की बात हो, विधानसभा की बात हो, तो जंगल राज की बात होने लगती है। आपके पिता के कार्यकाल के लोग बात करने लगते हैं। जो जंगल राज का जो टैग है, उस नैरेटिव को तोड़ने को लेकर क्या स्ट्रेटजी है आपके पास? आप एक बात समझिए, इन लोगों के पास उपलब्धि होती तो शायद अपने उपलब्धि का मुद्दा बनाते, उस पर चर्चा करते। यानी 20 साल से कोई उपलब्धि नहीं। 20 साल से क्या इन लोगों का एजेंडा है? केवल जंगल राज, परिवारवाद, और तो कुछ नया नहीं। 2005 से 25 एक ही मुद्दा है। इन लोगों ने क्या काम किया? उसकी तो उपलब्धि है नहीं, यानी निकम्मे लोग हैं। विजन भी नहीं है, हमारी नकलची कर रहे हैं लोग काम। तो ये लोग जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तो आपको देखना होगा कि लगातार हम ही लोग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस बिहार में बन रहे हैं। और पिछला बार तो लगभग हम लोग चुनाव ही जीत गए थे। लेकिन आज जो हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। एनसीआरबी के आंकड़े देखेंगे तो लगातार अपराध 2005 के बाद से बढ़ा हुआ है, चरम पर है। आप देखिएगा, परिवारवाद की बात करते हैं, नेशनल दामाद आयोग बना रखा है इन लोगों ने। सब परिवारवादियों को आयोग में जगह, 50% जो नीतीश जी की कैबिनेट में मंत्री हैं वो परिवारवाद वाले लोग हैं। इनके अलायंस पार्टनर जितने हैं परिवारवाद वाले लोग हैं। मतलब ये तो शर्मनाक बात है, शर्म आनी चाहिए।
आप हमको बोलते हैं परिवारवादी, और इधर दाएं और बाएं अगर देखें तो कौन लोग हैं वो? तो चाचा को शर्म आनी चाहिए। मोदी जी को भी आनी चाहिए। मोदी जी आके बोलते हैं परिवार के बारे में गाली देते हैं, तो चिराग जी के परिवार में कितने लोग हैं? जीतन राम मांझी जी के परिवार में कितने लोग हैं? इनके सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम बने हैं वो हैं, उनके माता हैं, उनके पिता हैं, उनके भाई, सब तो पॉलिटिक्स में हैं। लेकिन एक सवाल बड़ा लाजमी है। देखिए, बिहार के भीतर चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है और चुनाव आयोग का लगातार ये तर्क रहा है, वो कह रहा है कि हम शुद्ध मतदाता सूची चाहते हैं। क्या दिक्कत है आपको? किसी को दिक्कत नहीं। अब तक जितने चुनाव हुए हैं 2003 के बाद से अशुद्ध चुनाव हुए हैं, फर्जी वाले चुनाव हुए हैं। यही चुनाव आयोग कह रहा है ना। पहले देखिए होता क्या था कि वोटर जनता को सरकार को चुनती थी, वोटर जो है वो सरकार चुनती थी। अब सरकार जो है वो वोटर को चुन रही है। चुनाव आयोग तो अब पॉलिटिकल टूल बन करके रह गया, बीजेपी का एक प्रकोष्ठ बन करके रह गया। गोदी कमीशन कह लीजिए या कुछ कह लीजिए। अभी पुनरीक्षण हुआ, हर चुनाव से पहले होता है और हर साल प्रक्रिया चलती है। कौन 18 साल का हुआ तो जोड़ा जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका हटाया जाता है, कोई कहीं शिफ्ट हो गया तो अपना कटवा करके, जैसे मेरी बीवी दिल्ली की वोटर थी, कटवा के हम 2 महीने पहले ही जी पटना का अपना वोटर बनवाए। ये प्रक्रिया हमेशा सालों भर चलती है। और चुनाव से पहले पुनरीक्षण यानी फरवरी में लिस्ट आई थी, और अभी ये जो लिस्ट दे रहे हैं लगभग 60 लाख लोगों का नाम काट रहे हैं। तो फरवरी में तो था नहीं, यानी आप अपने ही वोटर लिस्ट जो आपने पुनरीक्षण किया उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। और टाइमिंग ऐसा कि आप लोकसभा के बाद ही शुरू कर देते हैं। आपने लोकसभा के बाद ये प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की? तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। जनता का जो मत का अधिकार जो संविधान में बाबा साहब ने दिया है, इसको छीनना चाहता है। वोट का राज मतलब छोट का राज। ये पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का नाम कटवा करके, और इन लोगों के पास सब है। जैसे मेरे पास है कि हम कौन से बूथ पे मजबूत है, कौन से बूथ पे कमज़ोर है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी के पास भी वो डेटा है। तो जो वो वोटर लिस्ट देगी बीजेपी, वो चुनाव आयोग जो है पेश करेगी। लेकिन तेजस्वी जी, जब ये स्थिति है, कौन फर्जी वोटर चाहता है? कोई चाहता थोड़ी है। लेकिन सूत्र के हवाले से आता है कि भाई विदेशी लोग आ गया, नेपाली आ गया, बांग्लादेशी आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने जो एफिडेविट किया है 700 से भी ज़्यादा पढ़ने का, उसमें ना विदेशी का जिक्र है, ना बांग्लादेशी, ना नेपाली, ना म्यांमार का लोगों का जिक्र है। और 50,000 से भी ज़्यादा BLA बीजेपी के हैं, उन्होंने तो कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया। ऑन रिकॉर्ड है, कभी भी इलेक्शन कमीशन पे ऑब्जेक्ट नहीं किया। लेकिन जब भी आपने सूत्र की बात की है तो कुछ उसके साथ आपने कुछ और भी जोड़ दिया है, तुकबंदी के साथ। उसकी चर्चा दिल्ली तक हुई है। तो अब क्या था वो? वेस्ट ही ना था। इस पर सच्चाई निकली? नहीं ना निकली। अगर सच्चाई होता तो सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दिया उसमें इसका जिक्र होता ना। तो ये न्यूज़ क्यों चला? आई न्यूज़ में सब लोग रिएक्शन भी दे रहा है, डिबेट भी कर रहा है कि विदेशी आ गए, विदेशी आ गए। और विदेशी अगर आया भी है तो लास्ट 2003 में हुआ था। तो 2005 से आपकी सरकार है, 20 साल हो गए राज में, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आए हैं। तो जो भी कागज दिया हुआ तो इनकी सरकार ने दिया होगा। तो ये क्या कर रहे थे फिर? जब बेईमानी करना है, जब आपने सब कुछ तय कर रखा है कि वोटर काटने ही हैं, तो आप समझ जाइए कि हम लोगों के पास विकल्प भी खुला है। हम लोग इस पे भी चर्चा कर सकते हैं कि इस चुनाव का बहिष्कार हम लोग कर दें। ये भी अपनी बात रखने का तरीका है, ये भी एक प्रोटेस्ट करने का एक तरीका है। लेकिन जो मेन ऑपोजिशन पार्टी, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, अगर ये बहिष्कार करती है तो ये केवल बिहार में ही ऐसी बात नहीं आएगी, इसका दूर दराज तक इसका संदेश जाएगा कि किस हिसाब से इलेक्शन कमीशन बेईमानी कर रहा है। चंडीगढ़ में क्या हुआ था? मेयर के चुनाव में कैसे काटा जा रहा था, वैसे 20 में हमारे 15 से 20 सीटें हराई गई। खैर, चुनाव आयोग क्या काम कर रहा है वो सब लोग जान रहे हैं, इस पर ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। और कोर्ट में मामला है, और कोर्ट ने सलाह भी दिया कि आधार कार्ड क्यों नहीं ले रहे हो, राशन कार्ड क्यों नहीं ले रहे हो। लेना चाहिए, क्या दिक्कत है?
उसी पे तो बनता था पहले, अब कह रहे हो नहीं। मान लीजिए महागठबंधन की सरकार बनती है तो हम मुख्यमंत्री किसको देखेंगे इन स्थितियों के बाद, अगर आप सत्ता में आते हैं? सरकार तो बनना तय है, हम ही लोग बनाएंगे और मुख्यमंत्री भी हम ही बनेंगे। और मुख्यमंत्री बनना लक्ष्य नहीं, सरकार बनना ही लक्ष्य नहीं है। हमको बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हमको मुख्यमंत्री बनना है। क्योंकि पीड़ा होती है, इतने लोग पलायन करते हैं दवा के लिए, रोजी रोटी के लिए, पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं। सबसे गरीब हमारा राज्य है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जी। फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ नहीं है। बाढ़ से हम लोग परेशान रहते हैं, सुखाड़ से हम लोग परेशान रहते हैं। और अमित शाह कहते हैं 20 साल राज करने के बाद राज्य में 11 साल केंद्र में किया, अब हम लोग बाढ़ नियंत्रण का काम करेंगे। तो अब तक क्या आमंत्रण का काम कर रहे थे क्या? यहाँ के मुख्यमंत्री को आपने देखा कहीं जाते हुए, मिलते हुए, निवेश लाते हुए, भागा दौड़ी करते हुए? और राज्यों के तो मुख्यमंत्री जाते हैं, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री तो नीति आयोग की बैठक में नहीं जाते हैं। क्यों? अब तो वही जवाब देंगे क्यों। गुजरात को आपने कितना दिया, बिहार को कितना दिया बताएं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी। और 2 गुजराती लोग तय करेगा कि बिहार का वोटर कौन होगा। पूरे देश में क्यों नहीं कराया जा रहा है, केवल बिहार में ही क्यों, जब बिहार में चुनाव है तो SIR। तो ये सब हथकंडा बिहार में हम लोग चलने नहीं देंगे। आपके परिवार में आपके पिता का, आपकी माँ का बहुत बड़ा रोल रहा है, आपको संवारने में, पढ़ाने में, लिखाने में, आपको योग्य बनाने में। एक माँ का एक आपके बयान आया है राबड़ी देवी जी का, उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे को कोई मारना चाहता है। कौन मारना चाहता है? अभी तो विधानसभा में बीजेपी के विधायक लोग कूद पड़े थे माइक वाइक उठा करके, और कई ऐसे हादसे हुए हैं सड़कों पर, तो माँ को चिंता रहती है। अब माँ को अपनी बेटे की चिंता नहीं रहेगी तो किसको होगी? ये तो ठीक बात है। चिंता को अपने जाहिर किया। लेकिन सदन के भीतर हम देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और डिप्टी CM भी हैं। जिस तरीके से उन्होंने आपके पिता पर, आपके ऊपर जिस तरीके से बात उन्होंने कही है, ऐसी भाषा के इस्तेमाल को लेकर क्या कहेंगे आप? भाजपा के लोगों को ऐसे ही लोग पसंद हैं, जो गंदी भाषा बोलते हों, बदजुबानी करते हों और कोई काम ना करे। लेकिन नीतीश कुमार भी पीछे नहीं हटते, वो भी आपके चाचा जो हैं, वो भी आपके पिता पे, आप पे तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनका तो एक उम्र हो गया है, एक पड़ाव हो गया है, तो वो बोले तो हम रिएक्ट किए नहीं, ना किए। कोई भी बोलता तो हम रिएक्ट नहीं करते। चाचा जी भी जान रहे हैं, वो तो हमको मुख्यमंत्री बना दिए थे अपने भाषण में। एक सवाल और है, हमने पिछले विधानसभा चुनाव को भी बिहार के भीतर कवर किया था, तमाम आपकी रैलियों को हमने कवर किया था। पिछली बार चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े थे, आपको बहुत फायदा हुआ, आपकी सरकार बनते बनते रह गई थी। इस बार NDA के साथ वो हैं और अपने आप को कह रहे हैं कि मोदी जी का हनुमान हूं। साहनी जी उधर थे, NDA में थे, अब हमारे साथ हैं। चिराग पासवान जी जो भी लड़े हैं, हमारे बागी लोग भी उनके पार्टी से लड़े चुनाव, तो ऐसा थोड़ी खाली NDA को नुकसान किया, थोड़ा बड़ा हम लोग को भी नुकसान हुआ था। तो ये गलत धारणा है जो जिन लोगों के मन में है कि केवल नीतीश जी का वोट काटा या उनका वोट काटा। और अब तो नीतीश जी के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में आज ही सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। क्या अफसोस होता है? अफसोस से खाली जता रहे, अपने आप को इतना कमजोर समझ लिए गठबंधन में। केंद्र मंत्री है भैया, इस बयान से क्या लगता है कि कितना कमजोर मंत्री हैं चिराग पासवान? अपने आप को कमजोर बता दिया ना, कि हम कुर्सी छोड़ेंगे भी नहीं और अफसोस खाली करेंगे। जिगर चाहिए ना, जिगर की कमी है। बिहार की चिंता होती तो कुर्सी छोड़ दिए होते हैं, कुर्सी की चिंता ज़्यादा है ना। यानी वो मान रहे कि अपराध बढ़ गया है और आप उसके पार्ट हो, और आप कह रहे हो अफसोस होती है केवल। आप कुछ नहीं कर सकते सरकार में रह के, यानी यही दिखाना हुआ ना। एक और सवाल तेजस्वी जी है कि प्रशांत किशोर जो हैं नई पार्टी बनाकर पूरे बिहार में घूम रहे हैं और आप पे निशाना ज़्यादा उसारते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर वो बात करने लगते हैं। क्या कहेंगे प्रशांत किशोर के बारे में आप? देखिए कितने नए दल बने हैं, लोग बनता है, सीजन आता है तो बनता है, चुनाव खत्म होगा नवंबर के बाद लोग दिखेंगे नहीं। प्रशांत किशोर जी को तो अमित शाह जी ने ना नीतीश जी के पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनवाया, ये तो नीतीश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। वो क्यों बने थे उपाध्यक्ष?
कई महीने रहे उपाध्यक्ष, तब तो कोई विजन बिहार के लिए नहीं बता रहे थे। ये अचानक से आ गए, चलिए आए तो अच्छा है, मेहनत करें, काम करें। पिछली बार आपने कांग्रेस को 70 सीटें दी थी और उनका स्ट्राइक रेट जो है, क्योंकि आप क्रिकेटर रहे हैं, स्ट्राइक रेट बड़ा खराब रहा है। क्या माना जाए कि कांग्रेस को ज़्यादा सीटें आपने पिछली बार दी इसलिए आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए? देखिए, हम लोग अभी सब लोग मिल करके चर्चा कर रहे हैं और हम लोग जल्दी ही, बड़ा कंफर्टेबली चल रहा है ये, कौन कहाँ लड़ेगा, कितने सीटों पे लड़ेगा, ये कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा। हम सब लोगों का लक्ष्य है कि इस बार किसी भी हालत में सांप्रदायिक शक्ति को गद्दी से उतार करके एक मजबूत गरीबों की सरकार बनाना, और उस काम में हम लोग लगे हुए हैं। और पिछले बार जो भी, चाहे हमसे या उनसे अगर गलतियां हुई होंगी, तो उन गलतियों पर सुधार करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लालू यादव जी पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत सक्रिय दिखाई दे रहे थे, इस बार उनका चुनाव में क्या रोल होने वाला है? नहीं, उस समय लालू जी थे नहीं पिछले विधानसभा चुनाव में, और उस समय रांची में थे। रांची में थे। लालू जी, सारा अंतिम निर्णय लालू जी लेते हैं। सेहत अभी है कि कैंपेन करने की स्थिति में अभी नहीं है, डॉक्टर ने मना किया परहेज करने से, तो बाकी और पार्टी के लोग जो हैं वो प्रचार प्रसार करेंगे। खासतौर पे एक बड़ा लाजमी एक और सवाल है कि जब भी चुनाव आ रहा है, हम इस चुनाव की दहलीज पर हैं, भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो आपके विरोधी दल के नेता है वो आपके भाई को लेकर जो है निशाने पे हैं, वो आप पे आरोप लगा रहे हैं। तेज प्रताप जी का आखिर मैटर क्या है? ये कोई पॉलिटिकल मैटर ही नहीं है, कोई बिहार से जुड़ा हुआ मैटर ही नहीं है। दिस इज़ अ पर्सनल इशू एंड दिस शुड बी पर्सनल ओनली। अब हम कहीं किसी के पर्सनल लाइफ में मेरा बोलना किसी नेता को शोभा नहीं देता। सब लोगों का अपना पर्सनल लाइफ है, और जिसका लाइफ है वो बेहतर जानेगा कि उसका फ़ायदा किस में, उसका नुकसान किस में। तो इसमें टिपा टपनी किस बात की? नाइदर दिस इज़ रिलेटेड टू एनी पॉलिटिकल सब्जेक्ट, ना ही बिहार से रिलेटेड है कोई इशू, ना इससे किसी बिहार के लोगों का फ़ायदा नुकसान होने वाला। तो इस पर चर्चा हम क्यों करें? आपकी बातचीत होती? वी शुड बी मोर पॉजिटिव। करेक्ट। आपकी बातचीत हुई उस निष्कासन के बाद उनके? नहीं, अभी विधानसभा आए थे कल परसों, तो प्रणाम पाती हुई थी। दूसरा एक सवाल और है कि सनातन को लेकर सवाल है। बागेश्वर धाम के एक संत यहाँ पे आते हैं और वो कहते हैं बिहार के भीतर, चुनाव के पहले आते हैं और बिहार के भीतर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। क्या कहेंगे उनके बारे में? ये बयान देना ही संविधान को ख़त्म करने वाली बात है। ये संविधान के खिलाफ ये बयान है। प्रेम्बल्स अगर आप देखें संविधान का, तो उसमें क्या है? सबको, चाहे कोई जात हो, कोई धर्म हो, ये देश सबों का देश है और सबके कुर्बानियों लोगों ने दी है। सब ने कुर्बानी दी, तब हमारा देश जो है आज़ाद हुआ, जो सच्चाई है। अब पता नहीं इन लोगों के पूर्वज वगैरह कहाँ होंगे, देश की आज़ादी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा होगा, लेकिन बाबाओं से हम आग्रह करेंगे हाथ जोड़ करके, कभी बेरोज़गारी का भी पर्चा निकाल दें। बिहार में कब बेरोज़गारी ख़त्म होगी, कब महंगाई ख़त्म होगी, कब गरीबी ख़त्म होगी, कब अच्छी चिकित्सा और शिक्षा लोगों को मिलेगी। इन मुद्दों पे भी बात करें ना। जात धर्म छोड़ करके बेहतर इंसान बनाने के बारे में बात करें। जब स्वाभाविक रूप से जब बेहतर इंसान बनेंगे तो हमारा राज्य तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा। आप नफरत में भाई को भाई से लड़ाओगे तो हमारा देश कहाँ से तरक्की करेगा? हमारा देश तो टूट जाएगा। हमको किसी की आपत्ति नहीं, अपने लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का सबका हक है, लेकिन बाबाओं को कम से कम ऐसी पॉलिटिकल भाषा, किसी पार्टी के नेताओं की भाषा अगर दोहराएंगे तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है कि वो बाबा हैं या उनके पार्ट एंड पार्सल हैं। एक और सवाल है तेजस्वी जी, क्योंकि आप पूरे बिहार में घूम रहे हैं। पिछली बार सीमांचल के इलाके में जो है वो ऐसे ने कुछ बाजी मार ली थी, लेकिन बाद में वो ज़्यादातर विधायक आपके पाले में आ गए थे। वो ऐसी गुहार लगा रहे हैं आपसे लगातार, वो कह रहे हैं कि चाहिए समझौता कर लीजिए, महागठबंधन में शामिल कर लीजिए। उनके नेता कहाँ भूमिका देखते हैं उनकी? ऑफिशियली हमको कोई
प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया है। किसी ने हमसे नहीं बात की इस भाषा में। हाँ, मीडिया में चर्चा, अपनी चर्चा के लिए मीडिया में हमने सुना है, ऐसी बात है, लेकिन ऑफिशियल रूप से ऐसी कोई बात नहीं आई। अगर आपके पास आएंगे तो उनको शामिल करेंगे आप? हम लोग ऑलरेडी 6 पार्टी हैं, 2-3 पार्टियाँ और आना चाहती हैं। सब यहाँ लड़बे करेगा तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो बिहार में भाई चुनाव लड़ते हैं। हम तो हैदराबाद, बॉम्बे, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु तो नहीं जाते, ना मध्य प्रदेश जाते, ना गुजरात जाते, ना राजस्थान जाते, ना हरियाणा जाते, ना कश्मीर जाते। हमारा तो केवल बिहार है और झारखंड में कुछ सीटों पे हम चुनाव लड़ते हैं। आप तो हर जगह चुनाव लड़ते हैं। हमारी ताकत यहाँ सबसे ज़्यादा है। तो अगर ताकत सबसे ज़्यादा है और आप चाहते हो फिरका प्रस्त ताकतों को हटाने के लिए, तो आप सहयोग कीजिए। हमको कोई बुलाएगा तो हम जाएंगे प्रचार के लिए, उनको मजबूत करेंगे दूसरे जगह जा कर के। लेकिन हम तो चाहेंगे मेरे घर में लोग अगर आए तो हमको मजबूत करें, अगर वही विचारधारा रखते हो तो। नो वैकेंसी, वैसे के लिए नो वैकेंसी। नहीं, आप कितना पार्टी को दीजिएगा? एनसीपी भी लड़ना चाहती है, आपका शिवसेना भी लड़ना चाहती है, आपका और भी इंडिया अलायंस में बहुत बड़ी, इंडिया गठबंधन बहुत बड़ा, सब पार्टी को आप दे दीजिएगा बिहार में, तो हम कहाँ लड़ेंगे भाई? तेजस्वी, एक और सवाल है कि आप हमको ही अपने घर से निकालना चाह रहे हैं। अरे मेरा घर है बिहार, सबसे मजबूत दल है, सबसे बड़ी पार्टी है बिहार की, आपको तो सहयोग करना चाहिए। तेजस्वी जी का और सवाल है कि बिहार के भीतर मटन पॉलिटिक्स जो है बहुत ट्रेंड कर रही है। आप भी मछली खाते हुए दिखाते हैं, क्या कहेंगे इसको हम लेकर? मछली खाए तो बहुत बड़ा हंगामा हो गया था, और हमने मछली खाया सावन से एक दिन पहले। अब जो ललन सिंह जो मटन खिला रहे हैं वो सावन में खिला रहे हैं। एनडीए की बैठक हो रही है, उसमें मटन चल रहा है तो सावन में हो रहा है। प्रधानमंत्री जी आए, कुछ नहीं बोले। आप पिछले बार बिहार आए थे, हम सावन में भी नहीं खाए। एक दिन पहले तो कितना लोग खाता है, हिंदू लोग सब लोग खाता, आप लोग भी खाए होंगे। तब सब सोचिए उस पर मेरा जो है मछली और क्या क्या मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ जा कर के क्या क्या बातें नहीं बोल दी हम लोगों को कि हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम लोग क्या हैं। अभी लोग अपना बैठक में इनका सब मंत्रियाँ संतरियाँ सब खा रहा था, तो ये लोग तो बड़ा सनातनी लोग हो गया। तो वेट बढ़ गया लेकिन पहले से आपका? आप सुन लिए क्या पूछते हुए? नहीं, हम नहीं सुने। हाँ? वेट बढ़ गया। असल में शादी से पहले कंट्रोल में थे, शादी होने के बाद वेट बढ़ गया। तो मेरा भी बढ़ गया। लोग का कहना भी है कि भाई शादी के बाद वेट थोड़ा बढ़ जाता है, चाहे दूल्हा हो या दुल्हन हो। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है तेजस्वी जी, अब पॉलिटिक्स में हम वापस आके लौटते हैं कि जब भी चुनाव नज़दीक होता है बिहार के भीतर सियासी विस्फोट होता है। इस बार कोई गुंजाइश देख रहे हैं कि आपके चाचा कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ आ जाएं? नहीं, अब कोई सवाल पैदा नहीं होता। देखिए, अब उनसे बिहार नहीं संभल रहा, अब एक एज फैक्टर भी हो गया है। अब मेरे ख्याल से अगर लेंगे भी तो बैगेज ही होंगे, हमें कोई फ़ायदा नहीं है। निशांत के बारे में क्या सोचते हैं, नीतीश के बेटे? अच्छे व्यक्ति हैं, सीधा है। अगर उनको राजनीति में आना है तो उनको निर्णय लेना है, उनके पिता उनके पार्टी को निर्णय लेना है। इसमें हमको कोई दिक्कत थोड़ी है। नौजवान लोग आएंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या दिक्कत है? एक तेजस्वी जी, आपका वीडियो बड़ा वायरल हुआ, खासतौर पे जब राहुल गांधी पटना के भीतर आए और एसआईआर के खिलाफ आप लोग मार्च निकाल रहे थे कि पप्पू यादव और कन्हैया ट्रक पे नहीं चढ़ पाए। लोगों ने कहा कि आपने रोक दिया, लेकिन राहुल गांधी की सिक्योरिटी वहाँ बाहर खड़ी थी। क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में? हम कौन होते रोकने वाले? और हमने कभी कहा नहीं कि हमको कौन पसंद है कौन नापसंद। हमने कभी अगर कहा हो, और मीडिया में कुछ भी चलाना है तो चलाते रहते हैं लोग, उनका अपना सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है। चलिए, एक आखिरी सवाल पूछूंगा क्योंकि आपके पास भी वक्त की कमी है। चुनाव के बाद कितनी सीटों पे महागठबंधन को देखते हैं? तेजस्वी यादव की पार्टी को कितनी सीटें हम मिलने लोग वाली? जो है कंफर्टेबली जो है सरकार बनाएंगे, और मिनिमम 100 सीट आरजेडी अपना खुद का जीत के आई है, और महागठबंधन कंफर्टेबली इस बार सरकार बनाएगा। थैंक यू सो मच चिराग जो है तेजस्वी यादव जी। शुक्रिया। और आपके बड़े भाई कहते हैं चिराग
पासवान जो आपको हमेशा कहते रहते हैं, उनका भी फैक्टर देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव में क्या होता है। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार मुखर होकर SIR के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि वो जनता के बीच जाएंगे, जागरूकता फैलाएंगे और उसके साथ चुनाव में जीत कर आएंगे और एक नई ठसक पटना से लेकर दिल्ली तक पैदा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।